व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन क्या क्या प्रोपोर्शन है, क्या इसका रिलेशन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार वो इंटरेस्ट रेट कट आएगा, मार्केट का वो वेट कर रहा है और इंटरेस्ट रेट कट आया, रेट कट नहीं आया। और आपको बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत सारे जो तथाकथित कहते हैं तथाकथित बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं आ रहा है, इस चक्कर में मार्केट ऊपर ही जा रहा है। और फेड का क्या रिलेशन होता है। फेड जो होता है, फेड जो एक्चुअली जैसे हमारे इंडिया का आरबीआई है, जैसे यूएस का फेड है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फेड जो डिसीजन लेगा, फेड इंटरेस्ट रेट काटेगा तब कुछ मार्केट ऊपर भागेगा, या फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और क्यों एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कट का मतलब क्या होता है, कैसे जो बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। तो इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं। और ये भी बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन कब आता है, क्या होता है इन्फ्लेशन में, क्या प्रॉब्लम आती है इन्फ्लेशन के साथ। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। और ये हम छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं बेसिक समझने के लिए, कैसे काम करता है चीज़ें और क्या प्रॉब्लम आती है, इंटरेस्ट रेट कब कम किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू, और इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो कैसे स्टॉक मार्केट में ऊपर भागता है स्टॉक मार्केट। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो कैसे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है और स्टॉक मार्केट क्या कहते हैं नीचे की तरफ आता है, या फिर एक ही जगह घूमता रहता है बहुत दिनों तक। तो ये आरबीआई क्यों करता है, आखिर में क्या रीज़न है इसका, ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जब कम करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम करने से इंटरेस्ट हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो भागता जाता है, तो भाई इंटरेस्ट रेट कम ही रखो ना, बढ़ाते क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हमारी जीवन में समस्याएं बढ़ा रहे हो। भाई इंटरेस्ट रेट कम रखो, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम रखो, तो इससे अच्छा होगा कि लोगों को ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, सस्ते दाम मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट सबसे सस्ते दाम पे लोन मिलेगा और हमारा स्टॉक मार्केट भी भागेगा। तो भाई ये कम क्यों नहीं रखते हमेशा, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और ये हम इस सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और करेक्शन समझने वाले हैं कि कैसे एक्चुअली इकोनॉमी चलती है, कैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है, ज़्यादा करता है, और कैसे हमारी इकोनॉमी को चलाता है, और क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी। जैसे कि इंटरेस्ट रेट घटाना इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट रेट घटाना और बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी में। वरना ऐसा हो सकता है कि याद करिए एक बार ये क्या हुआ, वेनेजुएला में उनके नोट की, उनकी प्राइस की वैल्यू इतनी कम हो गई, उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि उन्होंने वॉलपेपर की तरह नोट को दीवारों पे चिपकाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि वॉलपेपर की तरह उन्होंने पूरे दीवारों पे अपने नोट चिपका दिए थे, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई थी। और बहुत सारे देशों में आप जाओगे, ऐसे कि ताशकेंट एक ऐसा जगह है जहाँ आपको बहुत पैसे मिल जाते हैं अपने इंडियन रुपीज़ में। अगर आप नेपाल जाओ तो नेपाल में ऑलमोस्ट डबल पैसा हो जाता है आपका। तो वहाँ की वैल्यू, उसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम है। और आप यूरो या फिर आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू वहाँ ज़्यादा है, और इसलिए हमारा पैसा जो है वो वहाँ 80 रुपये $1 होता है। तो ऐसे काम करता है ये सारी चीज़ें। तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, और हमारी वैल्यू, हमारे नोट की, हमारे रुपया की वैल्यू, कहते हैं ना रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, कैसे कमज़ोर हो रहा है, इस बात में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो भाई इसको सबसे पहले समझते कि नोट क्या है। अगर आप देखो तो एक नोट है, नोट निकाल ही लेते हैं, है ना, समझने के लिए। अरे वाह, मेरे पास 500 का नोट निकला है, सही, बढ़िया। भाई ये 500 रुपये का नोट है। अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है ये 500 रुपये का नोट है, और उसमें नीचे देखो आप, हर नोट पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़। राइट, अगर ये 500 रुपये का नोट है तो इसमें आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 500 रुपीज़। राइट, तो ये जो नोट है, एक्चुअली जो नोट है, ये आपको लगता है कि ये तो है तो कागज़, इसकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी कागज़ की वैल्यू 500 रुपये है, और एक ही सेम कागज़ होगा जो 10 रुपये का नोट होगा, उसकी वैल्यू 10 रुपये है। तो इसकी वैल्यू 10 रुपये, उसकी वैल्यू 500 रुपये क्यों है, जबकि दोनों है तो कागज़ ही बेसिकली। जैसे कि आप गोल्ड है, अगर आप इस हाथ में गोल्ड है, इस हाथ में दूसरा गोल्ड है, आप बोलो कि इसकी वैल्यू 5 रुपये, इस वैल्यू की 100 रुपये, तो आप बोलोगे ना कि भाई इस और इस गोल्ड में फ़र्क क्या है। तो ऐसे इस नोट में और इस नोट में फ़र्क क्या है तो दोनों कागज़ ही। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। ये एक्चुअली जो पैसा है, ये पैसा जो है, ये आपका रुपया जो है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है।
इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं है, जीरो है इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी। इसकी है तो कागज ना, कागज की कोई वैल्यू तो ना होती है, कागज तो अखबार पड़ा रहता है बाहर, आपको बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारा जमीन पर कागज पड़ा हुआ मिलेगा, उसकी कोई वैल्यू तो ना है, राइट। इसकी वैल्यू क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट की उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 500 रुपये देंगे, 500 रुपये देगा, तो कौन किसको 500 रुपये दे रहा है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500। इसका मतलब ये है कि ये जो नोट का धारक है, जिसके पास ये नोट है, उसको आरबीआई बैंक है 500 रुपये देगा जब भी वो बैंक को ये नोट देगा। मतलब कि इसकी वैल्यू बैंक निर्धारित कर दी, 500 रुपये देगा नोट कि आरबीआई उस बंदे को, धारक को, जिसके पास ये नोट है, उसको 500 रुपये आरबीआई देगा जब वो ये नोट देगा। तो ये एक्चुअली नोट पैसा नहीं है, नोट सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है हमारे पास। ऐसे हमारे पास 10 का अग्रीमेंट है, 100 का अग्रीमेंट है, आप ऐसे समझ लो इसको, ये स्टाम्प पेपर की तरह है। 10 का स्टाम्प पेपर, 100 का स्टाम्प पेपर, 500 का स्टाम्प पेपर, तो बेसिकली स्टाम्प पेपर की तरह है। इसकी वैल्यू तब होगी जब आप इसको आरबीआई से एक्सचेंज करोगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि इसकी जो वैल्यू है वो 500 रुपये है, तो क्या इसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि हम कहते हैं नोट की वैल्यू कम होती जाती है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि जैसे ही आप वक्त बदलता रहता है, चीज़ों की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी नोट की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप ये आपके पास ये 500 रुपये का नोट है, आज आप बोलोगे 500 रुपये में क्या आता है भाई, ये मेरे पास तो मैं बोलूँ तो एक टाइम की मेरी कार में सीएनजी डल जाती है 500 रुपये में, राइट। पर आज से क्या 10 साल बाद 500 रुपये में सीएनजी डल जाएगी? एक बार में नहीं डलेगी ना, तब शायद 1000 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये या 1200 रुपये लगेंगे एक बार में सीएनजी भरवाने के। तो इसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो गई, यानी कि इसकी जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई है। अब मुझे ये 2 नोट चाहिए तब मैं उतना ही सामान खरीद सकता हूँ। इससे कहते हैं कि वैल्यू डिवैल्यूएशन, इसका जो वैल्यूएशन है वो कम हो गया है, डिवैल्यू हो गई है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। आरबीआई आपको आज भी 500 ही रुपये देगा जब आप वापस जाओगे इसको दोगे, पर जो एक्चुअली 500 रुपये जो है, जो 500 रुपये जो वो बना दी गई है, जो एक अमाउंट बना दिया गया है, उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, वो क्षमता कम हो गई। तो अब ज़्यादा ये डबल 2 नोट देने पड़ते हैं वही चीज़ खरीदने के लिए, तो ये कम हो गया। इसकी वैल्यूएशन कब कम होती है? इसकी वैल्यूएशन 2 चीज़ों की वजह से कम हो सकती है। एक तो ये है कि आपका जो प्राइस है, जिसका जो प्राइस है वो कम हो जाए, यानी कि अगर आप देखें तो इसकी वैल्यूएशन नहीं, सॉरी, इसकी वैल्यूएशन कब कम होती है? इसकी वैल्यूएशन तब कम होती है जब इसकी सप्लाई जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। किसी भी चीज़ की, अब आप ऐसे समझो, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हर आदमी आके अंगूर बेचने लगे सड़कों पे, अंगूर हर जगह अंगूर हो, तो क्या होगा? अंगूर की प्राइस कम हो जाता है ना। ऐसे ही जब नोट हर किसी के हाथों में आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है कम। इसलिए आप देखोगे कि अमीरों के पास नोट इंटरेक्ट रहता है और गरीबों के पास कम रहता है। अमीरों के पास, कम लोगों के पास नोट ज़्यादा रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। हर किसी के पास जब नोट पहुंच जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कम। तो ऐसा ही होता है जब इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। इसीलिए आरबीआई कभी भी लगातार नोट छाप नहीं सकता। अनगिनत आरबीआई करना क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार खूब सारे नोट छाप दे और लोगों को बांट दे। पर अगर लगातार वो बहुत सारे नोट छाप देगा तो क्या होगा? हर किसी के पास पैसा आ जाएगा। हर किसी के पास पैसा आएगा तो हर कोई जाएगा सड़कों पे, हर कोई जाएगा मेरे को बाइक खरीदना है, कार खरीदना है। तो एकदम से क्या होगा? हर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी और कार जो है वो लिमिटेड खड़ी होंगी शोरूम पे, अब हर आदमी पहुंच गया उनके पास गड्डियां लेके, क्योंकि हर किसी के पास पैसा है। तो हर किसी आदमी जब ये नोट लेके पहुंचेगा उस शोरूम्स पर तो उनको लगेगा कि यार हर किसी के पास पैसा है, तो क्या करेगा? वो अपनी कार की जो प्राइस है वो बढ़ा देगा। अंगूर की तरह समझे इसको, हर किसी, कोई अंगूर बेच रहा है, हर किसी के पास अंगूर है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। हर किसी के पास नोट है, अब नोट खरीदने के नोट है पर कार तो लिमिटेड है ना, उतनी ही बनी हुई है, शोरूम पे खड़ी हुई है। तो हर कोई अगर पहुंच गया तो क्या करेंगे? वो कीमत उसकी बढ़ा देंगे, जैसे कि सिर्फ कम अमाउंट ऑफ लोग ही उसको ले पाए और उनको ज़्यादा पैसा मिले उन कार्स को बेचने के लिए। तो ऐसे इसको समझते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि प्राइस राइज हो जाता है, और इसके प्राइस राइज को ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन, की चीज़ें महंगी हो गई। जब डिमांड आपकी ज़्यादा हो और सप्लाई एक लिमिटेड हो तो क्या होता है? प्राइस राइज होता है। इसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। जब भी मार्केट में पैसे की, जो पैसों का सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों के पास पैसा होता है तो क्या होता है, और जो सप्लाई है वो लिमिटेड होती है तो प्राइस राइज होता है। और इन्फ्लेशन में हमारी इकोनॉमी जो है वो एक ट्रैप में आ जाती है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ये जो है इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जहाँ प्राइस राइज हो गया, हर किसी के पास पैसा हाथ में आ गया
और हर आदमी खरीदने के लिए उस तो क्या खड़ा हुआ है सड़कों पर सामान खरीदने के लिए। तो राइट, तो अब इसमें हमें से समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन होता है। अब आरबीआई क्या करती है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? आरबीआई सबसे पहला कदम उठाती है कि इसको आरबीआई सबसे पहले कदम उठाएगी इसको कि इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। इंटरेस्ट रेट कम कर देगी जिससे कि बढ़ा देगी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, जिससे कि आपका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आप जाके बैंक से पैसा बोरो करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगे ब्याज पर आपको पैसा मिल रहा है। तो अब आप जाके बाहर मार्केट में खरीदोगे नहीं, बोरो नहीं करोगे पैसा। जब आप बोरो नहीं करोगे तो आपके पास पैसा उतना ही होगा जो आप कमा रहे हो, आप बोरो करना आप कम कर दोगे। तो उस डर से आप पैसा बैंक से नहीं बोरो करोगे। जब बैंक से बोरो नहीं करोगे तो आप खर्च करना भी कम कर दोगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग लोन पे बहुत ज़्यादा जीते हैं इंडिया में, और दुनिया में भी बहुत सारे लोग लोन पे जीते हैं, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स पे जीते हैं। तो जब ब्याज दरें बहुत महंगी हो जाएंगी तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे। जब लोन लेना बंद कर देंगे तो लोगों के पास लिमिटेड पैसा होगा, उतना ही जितना वो उन्होंने कमाया, तो उसको खर्च कम करेंगे। फिर वो इतने सड़कों पे खड़े होकर लाइन लगा के कारें नहीं खरीदने वाले। उसकी वजह से क्या होगा, एकदम से स्क्वीज आएगा डिमांड में। जब डिमांड किसी चीज़ की कम होगी तो क्या होगा, प्राइस राइज अपने आप कम हो जाएगा। कंपनियां कहेंगे अरे यार डिमांड ही नहीं आ रही, चलो यार काम इसकी प्राइस हम घटा देते हैं। तो उसकी जो कारों की जो प्राइस है वो कम होता जाएगा और हमारा जो प्राइस है वो कंट्रोल में आ जाएगा। राइट, तो ऐसे जब हमें किसी भी चीज़ का इन्फ्लेशन आता है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसका पैसा जब प्राइस राइज होता है किसी प्रोडक्ट में तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अब हम समझते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया सरकार ने और प्राइस अब कंट्रोल में आ गई। अब क्या हो गया, लोग खर्चे नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है इकोनॉमी में कि लोग पैसा खर्चे नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है कि लोग पैसा खर्च करना बंद कर दिया लोगों ने। लोगों को डर है, लोगों को लग रहा है कि यार पता नहीं जॉब्स नहीं चली जाए आगे चल के, क्या इकोनॉमी क्या मतलब अनसर्टेनिटी आ जाए, तो लोग बिल्कुल अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे, बिल्कुल अपनी जेब में रख रहे। अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए और गवर्नमेंट के लिए कि अगर लोग पैसा खर्च करना बंद कर दें तो क्या करेंगे, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जाके सामान नहीं खरीदेंगे और सरकार टैक्स से बहुत ज़्यादा कमाती है, क्योंकि हर चीज़ जो आप खरीदोगे उस पर आपको टैक्स देना है। तो टैक्सेशन का सरकार को सबसे बड़ा झटका लगेगा। दूसरी बात ये कि सरकार के जब आप खरीदोगे नहीं तो पैसा जो है आपका वो सर्कुलेट नहीं होता है, तो आपके पास रुक गया पैसा। अब पैसे को जब तक सर्कुलेट नहीं होगा और किसी और के पास नहीं जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी, मतलब कि पैसा मार्केट में घूमेगा नहीं। तो ये जो नोट है वो मार्केट में जब तक नहीं घूमेगा, ऐसे एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, तो लिक्विडिटी नहीं आएगी मार्केट में। इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट क्योंकि लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं है, लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा कम लगाएंगे। लोगों को डर लगेगा कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा डूब ना जाए, स्टॉक मार्केट तो ऊपर भाग नहीं रहा, तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और स्टॉक मार्केट में नीचे आएगा, क्रैश करेगा उस टाइम पे या कंसोलिडेट करेगा, एक ही जगह घूमता रहेगा बहुत सालों साल। तो उससे क्या होगा, लोगों को पेसिमिस्टिक लगेगा और लोग खर्च करना कम कर देंगे। जब लोग खर्च करना कम कर देते तो सरकार के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी ऊपर नहीं जाएगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। तो सरकार दो काम फिर से करेगी। पहला काम करेगी, एक तो सरकार करेगी इंटरेस्ट रेट इस बार कम करेगी। क्यों करेगी, जिससे कि आपको दोबारा लगे कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट कम आ गया तो आपको सस्ते दरों पे पैसा मिलने लगेगा मार्केट से, तो आप फिर से दोबारा वो पैसा उठाओगे मार्केट से, या आप बैंकों से पैसा लोगे, लोन करोगे, मॉर्टगेज करोगे, बोरो करोगे और उसके बाद उससे आप सामान फिर से खरीदना स्टार्ट करोगे। इस तरीके से आपका दोबारा एक सर्कुलेशन घूमेगा नोटों का पैसा मार्केट में, और लोगों के अंदर ऑप्टिमिज्म आएगा कि नहीं यार कम दरों पर पैसा मिला, चल खरीद लेते हैं, चल ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर ऑप्टिमिज्म आएगा, फिर शेयर मार्केट में दोबारा क्या कहते हैं ऊपर वो थोड़ी बाइंग आएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा है, तो लोग सस्ते दरों पे भी मिल रहा है, तो लोग बोलेंगे यार 4-5-6% में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, 12-13% अगर लॉन्ग टर्म में हमें स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न मिल जाता है, चल यार थोड़ा सा पैसा हम वहाँ भी लगा दें। तो शायद वो लोग ऐसा भी करेंगे। ऐसा करना अच्छा नहीं है पर लोग ऐसा भी करेंगे। इससे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आएगा, तो लोग ज़्यादा बाइंग करेंगे उसमें और लोग सामान भी खरीदेंगे। लोग सामान खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जब आप मारुति की सेल्स देखोगे तो उसको प्रॉफिट आएगा। जब वो प्रॉफिट दिखाएगा तो उसमें दिखाएगा कि हमें तो इतने ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार मारुति की तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है कंपनी, तो लोग उसके स्टॉक खरीदेंगे, तो लोगों को लगेगा कि कंपनी अच्छी है, अच्छे प्रॉफिट कर रही है, तो उसकी वैल्यू जो है उसके स्टॉक की ज़्यादा होनी चाहिए, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और उसकी वैल्यू ऐसे प्राइस उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके अब स्टॉक की भी डिमांड में आ गया है।
तो ऐसे क्या करता है कि जो आरबीआई है वो प्राइस कम कर देता है जब जब मार्केट में बाइंग नहीं आती, जो मार्केट में पैसा नहीं घूमता है, जब मार्केट में लोग पैसिमिस्टिक हो जाते हैं और जब मार्केट में लोग खर्चा नहीं करते हैं तब। तो बेसिकली देखा जाए तो आरबीआई क्या करता है, धीरे कार जैसे हम चलाते हैं वैसे चलाता है। थोड़ा सा क्लच दबाएगा फिर लूज कर देगा, फिर क्लच दबाएगा फिर लूज कर देगा। तो कार की तरह क्लच दबा के और छोड़ के गाड़ी धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी का पहिया जो है वो चलते जाता है। इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट रेट अप, इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट रेट अप। कभी भी जब ज़्यादा सस्ते दरों पे मिलता है वो क्या कहते हैं, आप इसको ऐसे भी समझो, जब ज़्यादा सस्ते दरों पे जब आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देता है आरबीआई और इजीली आपको पैसा मिलने लगता है, तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाती है। आप ज़्यादा पैसा बोरो करोगे और ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे। जब खरीदोगे तो नोट की जो सप्लाई है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। जब नोट की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी और हर किसी के पास फिर से दोबारा एक बार पैसा आ जाएगा, तो क्या करेंगे लोग फिर से लाइन लगाएंगे कार खरीदने के लिए। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक आफ्टर अ सर्टेन वाइल फिर से प्राइस राइज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे लोग दोबारा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कारों को खरीदने के लिए। तो फिर आरबीआई थोड़ी देर बाद फिर क्या करेगा, फिर इंटरेस्ट रेट अप कर देगा। तो आरबीआई एक्चुअली अप और डाउन खेलता रहता है। एक और काम आरबीआई करता है, जब भी हमारे दुनिया में पैसिमिज्म आ जाता है लोगों के अंदर और लोग सोचते हैं कि यार अब हम ना नहीं खरीदे और हमें अनसर्टेनिटी दिखती है और लोगों के पास लिक्विडिटी कम होती है, लोगों के पास पैसा कम होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो आरबीआई एक और काम करता है, इंटरेस्ट रेट कम करने के साथ साथ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिल्डिंग्स के, प्रोजेक्ट्स के, डैम के। उससे क्या होता है, बहुत सारे जब नए प्रोजेक्ट खुलते हैं और सरकारी टेंडर निकलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, बहुत सारे लोगों को पैसा मिलता है काम करने के लिए, तो उससे वो पैसा अर्न करते हैं। तो उससे दोबारा उनके हाथों में क्या आने लगता है, पैसा। तो वो अगर क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो खुद के प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता है, जैसे कि अब तुम इसमें काम करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो उनके हाथों में लोगों के पास पैसा आता है और फिर से सर्कुलेशन ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाता है। तो बेसिकली आप देखो तो आरबीआई ये काम करता रहता है, इंटरेस्ट रेट अप, इंटरेस्ट रेट डाउन, साथ साथ वो अपने प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करता रहता है। और इस तरीके से इंटरेस्ट रेट और जो इन्फ्लेशन है उसका एक प्रोपोर्शन है, ये आपस में एकदम प्रोपोर्शनल है, राइट। अब इंटरेस्ट रेट जब अप होता है, इंटरेस्ट रेट जब अप होता है तो आपका प्राइस कम होता है। तो ऐसे ऐसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना, उल्टा है। तो ये ऐसे हमारा जो आरबीआई है हमारी इकोनॉमी को हैंडल करता है और ऐसे ही हमारे जो इकोनॉमी को इंटरेस्ट रेट और अप एंड डाउन है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे स्टॉक मार्केट को। तो ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आई जब मैंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। मुझे लगा इकोनॉमिक्स का यार सबको पढ़ना चाहिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पैसे के बारे में तो सबको पढ़ना चाहिए और हमें सैडली हमें स्कूल में कॉलेज में ये पढ़ाया नहीं जाता। इसके अलावा अब हमने एक और बात करी थी, फेड क्या है? फेड है हमारा आरबीआई, कहाँ का? अमेरिका का। तो अमेरिका का आरबीआई भी यही काम करता है, इंटरेस्ट रेट कम करता है, ज़्यादा करता है। जब वो फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है वहाँ लोगों को लोन और सस्ते दरों पे मिल जाता है, 0% इंटरेस्ट रेट पे भी मिल जाता है। वहाँ हमारे यहाँ काफ़ी इंटरेस्ट रेट है अभी, वहाँ तो 0% इंटरेस्ट पे भी मिल जाता है। जब 0% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है लोग कहते हैं अबे भाई क्यों अपना पैसा लगाना है, चलो भाई लोन ले लेते हैं। और लोन लेते हैं तो दोबारा इसका सर्कुलेशन ऑफ मनी आ जाता है और उसके बाद फिर उनका स्टॉक मार्केट भी ऊपर भागने लगता है। जब उनका स्टॉक मार्केट भागता है तो हमारा भी स्टॉक मार्केट भागता है। एक रीज़न है क्योंकि हम डायरेक्टली वहाँ से कनेक्टेड होते हैं, यूएस से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा जो ट्रेड है और सारी ऑयल है वो सब डॉलर में खरीदते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। उसके अलावा भी हमारे जो आईटी कंपनीज हैं वो सारी जो है जो प्रोजेक्ट हैं वो यूएस से ही लेती हैं और यहाँ उनको करवाती हैं। तो बेसिकली हमारा सारा आईटी का काम भी यूएस से ही आता है। तो यूएस का जब काम बढ़ेगा तो हमारी आईटी में भी बूम आना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़्यादा अच्छा बूम आएगा और उसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो 2-3 चीज़ें हैं, डॉलर, क्योंकि डॉलर की वजह से हम बाइंग वैल्यू है, तो डॉलर की जब वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर में सारी चीज़ें होंगी और उसकी स्टॉक मार्केट यूएस को ऊपर जाएगा तो हमारा भी स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है। इनफैक्ट दुनिया का स्टॉक मार्केट उसके हिसाब से ही परफॉर्म करता है, इसलिए वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है उसको भी परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट इक्वली जितना कि निफ्टी 50। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई सवाल आपके मन में हो इंटरेस्ट रेट और किसी चीज़ के बारे में तो जरूर पूछना। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ मैं इस सब्जेक्ट का, बट तब भी मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। मैं बड़ा क्यूरियस होता हूँ। जब मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल फिनेंस में एनरोल किया था तब मुझे मज़ा आया इसको पढ़ने में, तो मैंने कहा यार ये पढ़ना मुझे, इसलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था। और हालांकि ये मेरे प्रीवियस एजुकेशन से काफ़ी डिफरेंट है,
बट ठीक है, ज्ञान लेते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में, पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।